Hello everyone. Today topic is Gauss law. What is the meaning of Gauss law? So Gauss law is, according to Gauss law, the surface integral of electric flux over an imaginary closed surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. It means सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? The electric flux, it means the total number of passing lines in a electric field is called a electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए मान लीजिए एक सरफेस की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन जो पास हो रही है वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो कंडीशन क्या होगी? फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है इन अ वेक्टर फॉर्म. डॉट डी एस यहाँ पे क्या है? एलिमेंट्री एरिया. ये क्या है? एलिमेंट्री एरिया है जिसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो पास हो रही है. तो ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा. अब इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, तो गॉस लॉ के अंदर जो हम ये जो जितने भी चाहे ट्राइंगल हो, चाहे सरफेस इस तरह का हो, चाहे सर्कल हो, ये सारे जो भी है ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस की फॉर्म में इसको देखा जाता है. मतलब यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स ये जो कोई भी गॉस लॉ में शेप कैसा भी हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो क्लोज्ड होना चाहिए. पूरा कैसा होना चाहिए? वो क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए. तभी वो, अगर ये क्लोज्ड होगा तभी यहाँ पे क्या होगा? ये गॉस लॉ की जो रूल्स है उसको क्या करेगा? फॉलो करेगा. एट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज अनक्लोज्ड इन द सरफेस. अब इसके लिए क्या करते हैं? हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू, ये एक मैंने साइन बनाया. ये साइन को कैसे रीड करेंगे? देखिए, ये जो साइन है ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये कैसा है? क्लोज्ड. ये जो सर्कल बना रखा है कैसा है? क्लोज्ड. इट मींस ये कैसा हो गया? ये एस मतलब सरफेस. सरफेस तो कैसे इसको रीड करेंगे हम? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन. क्या होगा? क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन. ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी. और क्या हो जाएगा इसका बनाए फॉर्मूला? तो ये हो जाएगा समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे समीशन क्यू क्या है? यहाँ पे समीशन क्यू है टोटल चार्ज. तो टोटल चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? समीशन क्यू से. अब यहाँ पे समीशन क्यू कैसे है देख लीजिए. मान लीजिए एक रीजन है और उसमें बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, बहुत सारे चार्ज है. तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा? समीशन क्यू इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn. तो ये क्या है? समीशन क्यू है. तो समीशन क्यू यहाँ पे आया. तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस इक्वल्स टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये गॉस लॉ का एक क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया. अगर मान ले कि इफ द क्लोज सरफेस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंस्टेड ऑफ वैक्यूम और एयर, अगर हम वैक्यूम और एयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मूला बनेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ही रहेगा, ई वेक्टर डॉट डी एस सेम रहेगा और यहाँ पे समीशन क्यू सेम, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा. यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो जाएगी कि एप्सिलॉन, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम चेंज कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा. तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है. अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ. अब गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसके बारे में बात करेंगे. नंबर फर्स्ट कि गॉस लॉ में नंबर फर्स्ट क्या होगा इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि जो समीशन क्यू है, वो फर्स्ट पॉइंट वही जो समीशन क्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज द क्लोज सरफेस. समीशन क्यू किसका रिप्रेजेंट करता है? ये समीशन क्यू रिप्रेजेंट करता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज इन द क्लोज सरफेस. जो भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज रखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? क्यू, समीशन क्यू को. तो ये एक पॉइंट हो गया इसका. सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि ये किसी भी शेप पर डिपेंड नहीं करता है. जो गॉस लॉ की जो कंडीशन है वो किसी भी शेप कैसा भी हो सकता है. ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कैसे भी हो सकता है शेप. मतलब इसके शेप पे डिपेंड नहीं करता, बट होना चाहिए कैसा? क्लोज होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट है.
कि जो कैसा भी शेप हो लेकिन कैसा होना चाहिए, वो क्लोज्ड होना चाहिए पूरा। तो ये इसको फॉलो करेगा। थर्ड है कि इसमें जो कोई भी शेप लीजिए उसमें चार्ज कहीं भी रखा जा सकता है, जैसे Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, Q4 है। मतलब ये क्लोज सरफेस के अंदर को चार्ज को हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे Q1 यहाँ रखा तो Q2 यहाँ भी आ सकता है, Q3 यहाँ भी आ सकता है, Q4 यहाँ पे। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो चार्ज है वो कहीं भी रखा जा सकता है इस क्लोज सरफेस में। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज, बट इसका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ही हमें फाइंड करना है, लेकिन क्लोज है और चार्ज को हम कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब ये क्या है इसके अंदर कि गॉस लॉ इज वैलिड ओनली द दोस वेक्टर फिल दैट इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ में हम लेते हैं जो क्लॉम्स लॉ है उसको यूज किया जाता है। इसलिए जो गॉस लॉ की जितनी भी हम एप्लीकेशन है, जो आगे इसका जो डेरिवेशन हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू किससे करेंगे, जो क्लॉम्स लॉ हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करते हैं हम, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ यूजिंग क्लॉम्स लॉ। ये आपको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रूफ कर रहे हैं किसको, गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ यूजिंग क्लॉम्स लॉ, हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। हमें ये प्रूफ करना है कि जो गॉस लॉ है वो क्लॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जो गॉस लॉ होता है वो केवल वैलिड होता है वेक्टर फील्ड दैट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, केवल इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूल में ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। तो क्या है, लेट अस कंसीडर a unit positive charge be placed at point O which in closed surface। मान लीजिए हम एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं जो क्लोज सरफेस के लिए है। तो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, देखिए। और मैंने आपको कहा कि कैसे भी हो सकता है, ये चल नहीं रहा। कैसा भी शेप हो सकता है, पहले भी आपको बताया शेप कैसा भी हो सकता है। अब इस शेप के अगर अंदर एक पॉइंट ले ले O और उस पॉइंट से यहां तक कि इसकी रेडियस R, ठीक है, आप इसको सर्कल भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए स्फेयर की बात करें, स्फेयर ले लीजिए, तो ये स्फेयर बना लिया मैंने। ये क्या बना लिया, स्फेयर बना लिया ये। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे हो गया ये ds और इसकी डायरेक्शन हो गई ई। मतलब ये अगर इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन बनाए तो ये हमेशा कैसा होता है, इस तरह से नॉर्मल ऑन द परपेंडिकुलर, इस तरह से डायरेक्शन बनती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से होगी। तो ये ई वेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया, एलिमेंट्री एक एरिया हमने लिया, कंसीडर किया, वो सिर्फ ds वेक्टर से करा है। और इसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला। ये हमने एक छोटा सा पार्ट इसका यहाँ पे लिया है। तो ये हो गया O और ए के पूरा स्फेयर है ये, ठीक है। ये O हो गया, यहाँ से यहाँ तक के R हो गया। ये हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है इसका, जिसमें से हमने एक एलिमेंट्री एरिया फाइंड करना। और ये क्या हो गया, ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को बता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम प्रूफ करते हैं कि गॉस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं तो ई वेक्टर आएगा 1/4πε0 और क्या आएगा, q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जो डायरेक्शन हुआ आर कैप, और आर स्क्वायर मतलब जो अकॉर्डिंग टू ये क्या है, कॉलम्स लॉ जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर 1/4 q अपॉन आर स्क्वायर। इसको सही करें तो ये हो जाएगा r अपॉन r, ये हमने पढ़ा है, तो ये हो जाएगा r वेक्टर अपॉन r। इसको हमने ओपन करा तो क्या फॉर्मूला बना, r कैप इज इक्वल टू क्या होता है, r वेक्टर अपॉन r। तो ये हो गया e वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 q अपॉन, इसको आप कर दीजिए तो ये 2 है और ये कितना हो जाएगा 1 r क्यूब और ये r कैप r वेक्टर। ओके, अब हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो कंडीशन है उसको रखना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन क्या थी, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको हम सॉल्व करें आगे, तो देखिए इधर फाई इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 1/4 और q अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब हमने क्या करा, ई वेक्टर की जो यहाँ से जो वैल्यू थी वो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ से क्या करा हमने, वैल्यू को पुट कर दिया, ई वेक्टर की वैल्यू को जो पुट करा इसमें, तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए कि 1/4 क्या है, कांस्टेंट, ये चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करा आर क्यूब वेक्टर आर वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो 1/4 को आप बाहर ले लीजिए, चार्ज भी आप बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या होगा, ये इसको सॉल्व करें यहाँ पे आर वेक्टर डॉट ds वेक्टर को, तो ये हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है 1/r³ आर वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ओके, फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन 4πε0 क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि r वेक्टर डॉट ds वेक्टर, अगर हम वेक्टर फॉर्म को हटाना तो एक एंगल आता है थीटा, तो ये हो जाएगा r ds cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म को हटाना है तो क्या हो जाएगा, एक एंगल आएगा, तो क्या होगा r ds cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है 9, कितना है 0 डिग्री, तो cos जो 0 होता है वो कितना होता है, cos, यहाँ पे cos की वैल्यू रखे, cos की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 r वेक्टर डॉट ds परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस, तो ये हो गया r ds और ये क्या हो गया 1, यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/r³, इसकी जगह रखे r और ये ds, एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल्स टू q अपॉन 4πε, भाई ये थीटा कैसे निकाला, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर 9, और ये हो गया s 1/r² और ये ds। ओके, इस तरफ का रफ कर देते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि फाई, वापस लिख लें एक बार, फाई इक्वल्स टू, यहाँ से जो r है ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो r है यहाँ पे क्या है, हर एरिया के लिए, ये सब e और r सभी के लिए, इस वाले के लिए, तो एक कॉमन फैक्टर है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम एक गॉसियन सरफेस की अगर बात करें तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि जो e वेक्टर और r वेक्टर, इसके लिए तो ये भी एक एलिमेंट्री एरिया, ये भी एलिमेंट्री, तो बहुत सारे, तो ये कॉमन है, तो r क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 1/r², और ये क्या बनेगा यहाँ पे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए ds रह जाएगा केवल। ये जो ds है यहाँ पे, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds, ये क्या है, एक सरफेस है, और सरफेस के लिए जो होगा वो क्या होगा, सरफेस का जो एरिया है वो क्या होता है πr², सरफेस का एरिया क्या होता है πr², तो इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे πr
स्क्वायर, क्योंकि सरफेस का एरिया है और उसका जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए वैल्यू जो कैंसिल हो रही है आप उसको कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने प्रूफ करा है कि जो कॉल्म्स लॉ के अकॉर्डिंग जो गॉस लॉ की जो गॉस लॉ हमने लिया था उससे जो फॉर्मूला बनाया था, वो जो कॉल्म्स लॉ को फॉर्मूले को लेते हुए ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये गॉस लॉ को भी क्या करता है, फॉलो करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।